वेलकम टू माय क्लास। नमस्ते स्टूडेंट। बच्चों, आज हम कक्षा 10वीं की पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 का अध्ययन करने जा रहे हैं, जिसमें हम चैप्टर नंबर 5वां पढ़ रहे हैं, जो आपके काव्य खंड से लिया गया है। यह काव्य है जिसका शीर्षक है उत्साह तथा अट नहीं रही है, और इस काव्य का यह सेशन नंबर 1 है। सबसे पहले हम कविता उत्साह और अट नहीं रही है, इस कविता के कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, इनके बारे में जानकारी हासिल कर लेते हैं। वास्तव में देखा जाए तो कवि सूर्यकांत त्रिपाठी इनका वास्तविक नाम है, लेकिन उन्होंने अपने काव्य शैली में एक विशेष जगह स्थापित की थी, इसलिए वह एक निराला किस्म के कवि थे। इसलिए उनके इस कार्य को देखकर उन्हें निराला यह उपनाम दिया गया है। अब निराला उपनाम क्यों दिया गया है, यह अगर आपने इसके पहले कक्षाओं में इनकी कविताएं पढ़े होंगे तो आपको इसके बारे में पता होगा कि एकमात्र ऐसे कवि थे कि विपरीत स्थिति में भी वह अपने मन के भावों को व्यक्त करते थे, और उनकी इस अलग शैली की वजह से उनको निराला यह नाम दिया गया है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्म बंगाल में महिषादल में सन 1899 में हुआ। वे मूलतः गढ़कोला, जिला उन्नाव, उत्तर प्रदेश के निवासी थे। निराला की औपचारिक शिक्षा 9वीं तक महिषादल में ही हुई। उन्होंने स्वाध्याय से संस्कृत, बांग्ला और अंग्रेजी का ज्ञान अर्जित किया। वे संगीत और दर्शन शास्त्र के भी गहरे अध्येता थे। रामकृष्ण परमहंस और विवेकानंद की विचारधारा ने उन पर विशेष प्रभाव डाला। निराला का पारिवारिक जीवन दुखों और संघर्ष से भरा था। आत्मीय जनों के असामयिक निधन ने उन्हें भीतर तक तोड़ दिया। ऐसे कहा जाता है कि उनकी पत्नी इनका जल्दी मृत्यु हो गई थी, तथा उनकी जो बेटी थी उनके भी जल्दी देहांत हो गया था, और उनके पत्नी की मृत्यु के पश्चात उनके बेटी का लालन पालन उनके सास ने किया था। तो उस समय जब वो अपने बेटी की संदर्भ में वर्णन करते तो उनकी जो जूही की कली है, इस कविता के संदर्भ में अगर आपको जानकारी भी होगी कि जब उनकी उस बेटी की मृत्यु हो जाती है तो मृत्यु के समय वह एकमात्र ऐसे पिता है कि दुखों से उनके जीवन में बहुत सारे दुख आए थे, संघर्ष का उन्होंने सामना करना पड़ा था अपने वैयक्तिक जीवन में, और ऐसे ही वैयक्तिक जीवन की जो उभर है वह उनकी कविताओं में प्रखर रूप से हमें दिखाई देते हैं। उनकी बेटी की मृत्यु के पश्चात उन्होंने जो जूही की कली जो कविता लिखी है कि अपने मृत्युमुखी पड़ी हुई बेटी उनके सामने एक चित्र दिखाई देता है, और एक उनका बचपन से लेकर किस प्रकार से उन्होंने वर्णन किया है, और जिस प्रकार से उन्होंने वर्णन किया है तो वह वर्णन पढ़ने के बाद हम कवि को सच में कह सकते हैं कि ये एकमात्र ऐसे निराला कवि थे, और उन्हें निराला इस उपनाम से उपाधि दी गई है। साहित्यिक मोर्चे पर भी उन्होंने अनवरत संघर्ष किया। सन 1961 में उनका देहांत हो गया। इनकी रचनाओं के बारे में जानते हैं आप। इनकी प्रमुख काव्य रचना है अनामिका, परिमल, गीतिका, कुकुरमुत्ता और नए पत्ते। उन्होंने उपन्यास, कहानी, आलोचना और निबंध लेखन में भी उनकी ख्याति अविस्मरणीय है। निराला रचनावली के 8 खंडों में उनका संपूर्ण साहित्य प्रकाशित है। निराला विस्तृत सरोकार के कवि हैं। दार्शनिकता, विद्रोह, क्रांति, प्रेम की तरलता और प्रकृति का विराट और उदात्त चित्र उनकी रचनाओं में उपस्थित है। उनके विद्रोही स्वभाव ने कविता के भाव जगत और शिल्प जगत में नए प्रयोगों को संभव किया है। छायावादी रचनाकारों में उन्होंने सबसे पहले मुक्त छंद का प्रयोग किया। शोषित, उपेक्षित, पीड़ित और प्रताड़ित जन के प्रति उनकी कविता में जहां गहरी सहानुभूति का भाव मिलता है, वही शोषक वर्ग और सत्ता के प्रति प्रचंड प्रतिकार का भाव भी मिलता है। जैसे कि वह तोड़ते पत्थर या कविता अगर हम पढ़ते तो उसमें हमें शोषक वर्ग की और सत्ता के प्रति उनका विद्रोह की भावना हमें उस कविता में दिखाई देती है। अब देखते हैं
को जो कविता दिए हैं वो दो भागों में है। एक उत्साह नाम शीर्षक की कविता है और दूसरी अट नहीं रही है। तो ये जो दोनों कविता हैं उस दोनों कविताओं के भाव अलग अलग है। तो सबसे उत्साह कविता का सारांश हम संक्षिप्त में जान लेते हैं। उत्साह एक आह्वान गीत है। आह्वान गीत का अर्थ क्या होता है कि पुकार, कि हम जिस देश की जो पुकार होती है, जैसे स्वतंत्रता के लिए क्रांतिकारी क्या करते थे, लोगों को आह्वान करते थे, पुकारते थे। तो इस प्रकार उत्साह में जो बादल को पुकारा गया है उसके पीछे भी हमें यही क्रांतिकारी भावना दिखाई देती है। तो इस प्रकार उत्साह ये एक पुकार गीत है अर्थात आह्वान गीत है जो बादल को संबोधित किया है। बादल निराला का प्रिय विषय माना जाता है। कविता में बादल एक तरफ पीड़ित पैसे जन की आकांक्षा को पूरा करने वाला है तो दूसरी तरफ वह बादल नई कल्पना और नए अंकुर के लिए विध्वंस, विप्लव और क्रांति चेतना को संभव करने वाला भी। अब मतलब देखिए, बादल को कवि ने हमें हमारे सामने दोहरे रूप में रखा है। एक तो वह बादल कब होता है कि जब गर्मी के दिन होते हैं, ऐसे समय में जो पीड़ित जनता होती है, पैसे लोग होते हैं, उनकी आकांक्षाओं को पूरा करने वाला दर्शाया है। तो दूसरी तरफ वह नई कल्पना करके कवियों के मन में नव चेतना जागृत करने के लिए लोगों के मन में, कवियों के मन में एक नए अंकुर की निर्माण करते हैं। कैसे? विद्रोह की, विप्लव की और क्रांति चेतना की। कवि जीवन को व्यापक और समग्र दृष्टि से देखता है। कविता में ललित कल्पना और अर्थात सुंदर कल्पना और क्रांति चेतना हमें दोनों भी दिखाई देते हैं। सामाजिक क्रांति या बदलाव में साहित्य की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। निराला इसे नवजीवन और नूतन कविता के संदर्भ में देखते हैं कि हमें पता है कि जब सामाजिक क्रांति करनी होती है और जब यह उस समय का लेखन के बारे में कवि बोल रहे हैं कि उस समय लोगों को जागरूक करने के लिए साहित्य की भूमिका अर्थात लिखित जो साहित्य थे, कविता हो, उपन्यास हो, तो उसमें कविताओं का बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई जाती थी कि उससे लोग क्या हो जाते थे, प्रेरित और उत्साहित हो जाते थे। अब दूसरी जो कविता है अट नहीं रही है, उसका सारांश संक्षिप्त में देख लेते हैं। अट नहीं रही कविता फागुन की मादकता को प्रकट करती है। यहाँ अर्थात इस कविता के द्वारा कवि ने फागुन महीने का जो सौंदर्य होता है उसका मनमोहक सौंदर्य का वर्णन किया है। कवि फागुन की सर्वव्यापक सुंदरता को अनेक संदर्भों में देखता है। जब मन प्रसन्न हो तो हर तरफ फागुन का ही सौंदर्य और उल्लास दिखाई पड़ता है। सुंदर शब्दों के चयन एवं लय ने कविता को भी फागुन की तरह सुंदर एवं ललित बना दिया है। इस कविता में भी निराला फागुन के सौंदर्य में डूब गए हैं, जिनमें फागुन की आभा रची गई है। ऐसी आभा जिसे न शब्दों से अलग किया जा सकता है और न ही फागुन से। तो इस प्रकार हमने दोनों कविता जो अलग अलग शीर्षक से हम पढ़ने वाले हैं उनका संक्षिप्त में सारांश देख लिया है। अब आते हैं हमारी कविता उत्साह की तरफ। अब देखिए, उत्साह मतलब क्या कि मन में उत्साह जागृत करना। अब इस कविता के माध्यम से हम पढ़ेंगे कि कवि बादलों को माध्यम बनाकर किस प्रकार से लोगों के मन में उत्साह निर्माण करना चाहते हैं, उसको हम पढ़ते हैं। कविता का सस्वर वाचन कर लेते हैं। बादल गरजो घेर घेर घोर गगन धाराधार हो, ललित ललित काले घुंघराले बाल कल्पना कैसे पाले। कविता का सस्वर वाचन कर लेते हैं। बादल गरजो घेर घेर घोर गगन धाराधर ओ, ललित ललित काले घुंघराले बाल कल्पना कैसे पाले। विद्युत छवि उर में कवि नव जीवन वाले, वज्र छिपा नूतन कविता फिर दो बादल गरजो। अब देखिए, कवि किसको गरजने के लिए कह रहे हैं? बादलों को। क्यों बादलों को गरजने के लिए कह रहे हैं? कि हम सबको पता है कि बादल कब गरजते हैं? बरसात, वर्षा के ऋतु में। और वर्षा के ऋतु के पहले क्या होता है? गर्मी का मौसम होता है। इससे क्या हो जाता है? सारी धरती तपी हुई होती है। वहां पर रहने वाले सारे सजीव सृष्टि उस तापत गर्मी से बेहाल हो जाते हैं और वह आशा धरे रहते हैं कि कब बरसात होगी और इस तपी हुई धरती को शांत करेंगे। तपी हुई धरती के साथ साथ सारी सजीव सृष्टि में भी एक आह्लाद वातावरण तैयार होगा। तो इसीलिए कवि बादल को गरजने के लिए कह रहे हैं।
किस प्रकार से कह रहे हैं कि घेर घेर घोर गगन धाराधर ओ। धाराधर का अर्थ ये क्या होता है? बादल होता है। और घेर घेर घोर, घोर का अर्थ क्या होता है? भयंकर। गगन, गगन का अर्थ होता है आकाश। अब देखिए कवि क्या कह रहे हैं कि हे बादलों तुम ऐसे गरजो कि तपी हुई धरती की आग को शांत कर दो तथा पूरे आकाश को घेर डालो भयंकर। हम देखते हैं ना कि जब बादल बरसात होने से पहले जब बादल छा जाते हैं आकाश में तो कैसे काले काले घने घने बादल छाए होते हैं, दिखाई देता है ना हमें। तो कवि कहते हैं कि पूरे आकाश को, हे बादल तुम पूरे आकाश को घेर लो और ऐसा भयंकर, ऐसा रौद्र रूप धारण कर लो कि तुम्हारे आगमन से सारे संसार को एक नई उम्मीद जाग जाए। ललित ललित काले घुंघराले बाल कल्पना कैसे पाले। ललित, ललित का अंदर अर्थ क्या होता है? सुंदर। ललित ललित काले घुंघराले। अब देखिए यहाँ पर घुंघराले, काले घुंघराले किसे कहा गया है? बादलों को कहा गया। अब देखो बादलों का रूप कैसा होता है? ऐसे घुंघराले जैसे कि करली होते ना, क्या होते करली? बाल। किसके होते हैं? बच्चों के। हम देखते हैं कि बच्चों के उस सुंदर मुखड़े पर वो घुंघराले काले काले बाल कितने मोहक लगते हैं, सुंदर लगते हैं ना। तो उसी प्रकार कवि कहते हैं कि जब आकाश में ऐसे घनघोर बादल छा जाएंगे और वह कैसा रूप धारण करेंगे? काले घुंघराले बालों के जैसे लगेंगे, सुंदर सुंदर। उसका वर्णन क्या करे कवि? काले घुंघराले, ललित ललित सुंदर बाल। बाल कल्पना कैसे पाले। अब बाल, बाल का अर्थ क्या है? हमें यहाँ लेना है बालक, छोटे जो बच्चे होते हैं। कल्पना कैसे पाले। अब देखो बच्चों की कल्पनाएं कैसे होती है ना कि वो उनकी कल्पनाएं जो होती है वह स्थिर होती है क्या? कभी पल में एक सोच होती है, कभी दूसरे पल में दूसरी कल्पना करते हैं। तो इसी प्रकार कवि कहते हैं कि हर बादल का जो छोटे बच्चों के जैसे घुंघराले बालों का जो रूप धारण करके हुए तुम आए हुए और बाल कल्पना के जैसे, बालक के जिस प्रकार से कोई बालक, कोई बच्चा कल्पना करते हैं और उन कल्पना को पूरा करने के लिए प्रयास करते हैं, उसी प्रकार से तुम भी क्या करो? अपने बाल कल्पना के रूप में आ जाओ और जो सजीव सृष्टि अब भयंकर गर्मी से तड़प रही है उसको, उसकी उस अग्नि को, उसकी इस आग को शांत कर दो। अब आगे कवि कह रहे कि विद्युत छवि उर में कवि नव जीवन वाले। विद्युत, विद्युत का अर्थ क्या होता है? बिजली। छवि, छवि का अर्थ क्या होता है कि देखो दृश्य होता है ना, हमारे मन में भी छवि रहती है। उर, उर हृदय में। कवि नवजीवन वाले। अब देखिए यहाँ पर एक तरफ तो कवि बादल को बरसाने के लिए क्यों कह रहा है? क्योंकि जो पूरी धरती, पूरी पृथ्वी और वहां के जो लोग हैं वह उनकी जो आग छाई हुई है हृदय में उसको शांत करने के लिए कह रहे हैं। तो दूसरी तरफ कवि क्या कह रहे हैं कि कवि, जो कवि है उनके जो सोए हुए कवि है, जो अपने कार्य से दूर भागने वाले जो कवि है, ऐसे नव चेतनहीन जो कवि है उनके अंदर तुम संचार कर लो, नव चेतना की जागृति कर ले। तो ऐसे कवि के जो सोए हुए हैं, ऐसे कवि के हृदय में एक बिजली के रूप में उनके हृदय पर छा जाओ और नए की निर्मित करने के लिए उनको प्रोत्साहित करो। अब देखिए हम देखते हैं कि बिजली, जब बिजली गरजती दिखती है तो उसमें इतनी क्षमता होती है, इतनी ताकत होती है कि वह धरती को भी अलग कर देती है, धरती में भी, धरती के टुकड़े टुकड़े कर देती है, इतनी उसमें ताकत होती है। तो जब कवि में वह ताकत संचार हो जाएगी तो उसे क्या हो जाएगा? कवि की उस ताकत से उस इतनी ताकत हो जाएगी कि सारे संसार को वह जागृत करेगा, उसमें विप्लव की आग आ जाएगी, विद्रोह की भावना निर्माण संचार हो जाएगी। वज्र छिपा नूतन कवि। वज्र, वज्र का अर्थ क्या होता है? कठोर। अब देखिए वज्र का अर्थ हथियार भी होता है ना, जैसे कि इंद्र का वज्र होता है, हर देवता का वज्र होता है, अर्थात उनके हथियार होते हैं। लेकिन हमें यहाँ पर वज्र का अर्थ क्या लेना है? कठोर। कठोर छिपा नूतन कविता। जैसे देखो अब बिजली कैसी होती है, बहुत ही उसमें इतनी ताकत होती है, ऊर्जा होती है, शक्ति होती है। तो उस बिजली के अंदर जो वज्र छिपा हुआ है, जो शक्ति, जो ताकत छिपी हुई है, जो कठोर ताकत है
और उसमें इतनी ताकत है कि वह जो कवि सोए हुए हैं उनके अंदर अगर उसने संचार कर लिया तो उन नव चेतना की जागृति जब हो जाएगी तो उससे सारे संसार को वह जागृत कर जाएंगे अपने शक्ति के द्वारा। कौन सी? नव कविता के साम्राज्य के द्वारा, नव कविता की निर्मिति के द्वारा। और जिस प्रकार से बिजली में ताकत होती है, इतनी शक्ति, इतनी ऊर्जा होती है, उसी प्रकार अगर कवि के मन में वह ऊर्जा का संचार हो जाएगा तो उसकी कविता में भी इतनी ताकत रहेगी कि सारे जग को वह जागृत नव चेतना उत्साह निर्माण कर देगा। फिर भर दो बादल गरजो। अब फिर से वह बादल को गरजने के लिए कह रहे हैं। एक तरफ वह गर्मी से तपी हुई धरती और वहां पर रहने वाले जो भी पेड़ पौधे तथा सजीव है, मनुष्य है, उनके अंदर के, उनके हृदय के तपन को दूर करने के लिए, बरसने के लिए कह रहा है। तो दूसरी तरफ जो कवि सोए हुए हैं, जो लोग निरुत्साही होकर बैठे हुए हैं, ऐसे लोगों में एक वज्र का आघात कर लो। जिस प्रकार बिजली में इतनी ताकत होती है, उसी प्रकार अगर कवियों के मन में वह संचार कर लेगी तो उनकी कविता में भी इतनी वज्र की जैसी ताकत होगी कि सारे संसार को वह विद्रोह में, विप्लव में परिवर्तन कर देंगे। इस प्रकार हमने कविता को पढ़ लिया। आप कठिन शब्दों का अर्थ देख लेते हैं। शब्दार्थ: घोर भयंकर, गगन आसमान, धाराधर बादल, ललित सुंदर, विद्युत बिजली, नवजीवन नया जीवन, वज्र कठोर, नूतन नई। भावार्थ देखते हैं। कवि बादलों को संबोधित करते हुए कहता है, लोगों के मन को सुख से भर देने वाले बादलों, आकाश को घेर घेर कर खूब गरजो। तुम्हारे सुंदर बाल, केश काले एवं घुंघराले हैं, एक कल्पना के विस्तार के समान घने हैं। अर्थात काले एवं सघन बादल अत्यंत दूर दूर तक समूचे क्षितिज पर फैले हुए हैं। कवि निराला बादलों को कवि के रूप में व्याख्यायित करते हुए कहते हैं कि तुम्हारे हृदय में बिजली की चमक है। जैसे बादल वर्षा करके सभी को नया जीवन प्रदान करते हैं, पीड़ित प्यासे जन की इच्छा पूरी करते हैं, उसी प्रकार तुम कवि भी संसार को नया जीवन देने वाले हो। जिस प्रकार बादलों में वज्र छिपा है, उसी प्रकार कवि में भी अपनी नई कविता में अथवा भावनाओं में वज्र छिपाकर नई सृष्टि का निर्माण करो। अर्थात समूचे संसार को जोश से भर दो। विशेष: उपयुक्त काव्यांश में खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है। यह कविता छंद मुक्त शैली में लिखी गई है। तो बच्चों, इस प्रकार कवि निराला के द्वारा लिखी गई जो कविता है उत्साह, उसका पहले काव्यांश को हमने विस्तार से पढ़ लिया है। अब इसके अगले काव्यांश को पढ़ेंगे, लेकिन इसके अगले भाग में।